कहानी की शुरुआत में हम 4 कपल को मेक्सिको के एक रिसोर्ट में छुट्टियां मनाते हुए देखते हैं। इसी दौरान इन लोगों की मुलाकात एक जर्मन टूरिस्ट मैथियस से होती है। मैथियस जल्दी ही इनका दोस्त बन जाता है, इसलिए ये लोग उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि मैथियस मेक्सिको अपने भाई को ढूंढने आया है, जो अपनी आर्कियोलॉजिस्ट गर्लफ्रेंड के साथ पास में मौजूद एक बहुत पुराने और रहस्यमयी खंडर में गया था। वो जगह इतनी रहस्यमयी थी कि उसकी लोकेशन आज तक किसी गाइड बुक में भी नहीं थी। यही बात बाकी सबको भी वहां जाने के लिए एक्साइटेड कर देती है। तब मैथियस उनसे कहता है कि चलो फिर साथ में चलते हैं। अगले दिन सभी लोग उस रहस्यमयी जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैथियस और उसका दोस्त दिमित्री उस जगह तक पहुंचने का एक अलग नक्शा बनाकर अपने कमरे में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके कुछ दोस्त 1-2 दिन बाद वहां आने वाले थे। कुछ देर बाद वो सभी शहर के मेन एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन जिन गाइड्स को उन्होंने हायर किया था उनका फोन ही नहीं लग रहा था। इसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि अब उन्हें टैक्सी से जाना पड़ेगा, लेकिन जब ड्राइवर मैप देखता है तो वो वहां जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। हालांकि ज्यादा पैसों की बात सुनकर वो मान जाता है, लेकिन कहता है कि वो उन्हें उस जगह से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही छोड़ देगा। आगे का रास्ता उन्हें खुद तय करना होगा। सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और कैब उन्हें जंगल के किनारे छोड़कर चली जाती है। वहीं एमी परेशान होने लगती है कि वापस कैसे जाएंगे, लेकिन मैथियस के सैटेलाइट फोन में सिग्नल आ रहे थे और जैफ ने उस ड्राइवर का विजिटिंग कार्ड भी ले लिया था। तभी उन्हें जंगल की झाड़ियों में मैथियस के भाई की जीप दिखाई देती है। अब ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि वो यहीं आया था। इसके बाद सभी लोग मैप को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो एक तालाब के पास रुकते हैं। तभी उन्हें कुछ आदिवासी दूर से घूरते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने वहां मौजूद बच्चों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक मैथियस कुछ पत्तों और झाड़ियों को हटाकर एक छुपा हुआ रास्ता दिखाता है। एमी और टेसी कहती हैं कि शायद हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी वजह से ही इसे छुपाया गया होगा। लेकिन जैफ उनकी बात को नजरअंदाज कर देता है और एमी को अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ जाता है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना पिरामिड जैसा खंडर दिखाई देता है। उस जगह को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एमी वहां सबकी तस्वीरें लेने लगती हैं और तभी मैथियस को पिरामिड के ऊपर अपने भाई का टेंट दिखाई देता है। लेकिन उसी पल एक आदिवासी घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचता है और अपनी भाषा में उन पर चिल्लाने लगता है। उसका घोड़ा भी आगे बढ़ने से डर रहा था। वो आदमी उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसकी भाषा नहीं समझ पाते। जैफ को लगता है कि शायद उसे पैसे चाहिए, इसलिए वो उसे पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी पैसे लेने से भी मना कर देता है। थोड़ी ही देर में वहां 2 और आदिवासी आ जाते हैं। मैथियस अपने फोन में उन्हें अपने भाई की फोटो दिखाकर समझाता है कि वो उसे ढूंढने आए हैं, लेकिन उसी दौरान एमी फोटो खींचते हुए पीछे हटती है और गलती से एक पौधे पर पैर रख देती है। ये देखते ही आदिवासी बुरी तरह भड़क जाते हैं और बंदूक निकालकर उन्हें मारने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन दिमित्री को लगता है कि शायद उन्हें कैमरा चाहिए, इसलिए वो भी पौधों पर चढ़कर एमी से कैमरा लेने चला जाता है। ये देखकर आदिवासी और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जैसे ही दिमित्री कैमरा देने की कोशिश करता है, एक आदिवासी उसके सीने में तीर मार देता है और अगले ही पल उसके सिर में गोली मार देता है। ये देखकर बाकी सभी लोग डर से कांप उठते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागते हुए पिरामिड के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन उनके ऊपर पहुंचते ही और भी आदिवासी वहां आ जाते हैं और पूरे खंडर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि वो उनके पीछे ऊपर नहीं आते। ऊपर पहुंचकर उन्हें वो जगह मिल जाती है जहां मैथियस का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड आए थे, लेकिन वहां उन्हें एक भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। किसी के फोन में सिग्नल नहीं था और मैथियस का फोन भी आदिवासियों के पास रह गया था। खंडर के बीच में एक गहरा गड्ढा था। मैथियस अपने भाई का नाम चिल्लाने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के बीच एक पैर दिखाई देता है। जैसे ही वो पौधे हटाकर देखता है, वो बुरी तरह रोने लगता है, क्योंकि वो उसके भाई की लाश थी। वहीं दूसरी तरफ जैफ नीचे खड़े लोगों को देखता है और समझ जाता है कि वो सभी लोग उस खंडर को चारों तरफ से घेर कर वहीं कैंप लगाने लगे हैं। सभी लोग बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो साफ था कि वो आदिवासी उन्हें वापस नहीं जाने देंगे और जिंदा रहने के लिए इनके पास एक भी दिन का खाना पानी नहीं था। जेफ ने कहा कि हमें बस इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमने होटल वालों के पैसे नहीं दिए, इसलिए अगर हम वापस नहीं गए तो वो लोग पुलिस को जरूर बुलाएंगे और दिमित्री के जो दोस्त आने वाले हैं वो भी शायद उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएं। तभी उन्हें एक फोन बजने की आवाज सुनाई देती है जो उस गड्ढे से आ रही थी। मैथियस एक लालटेन उठाता है और गड्ढे में लटकी रस्सी को अपने शरीर पर बांधकर नीचे उतरना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद रस्सी टूट जाती है और मैथियस नीचे अंधेरे में गिर जाता है। ऊपर खड़े लोगों को सिर्फ मैथियस की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं।
इसके बाद वो लोग एक और रस्सी तैयार करते हैं और इस बार टेसी को दूसरी लालटेन देकर नीचे उतारते हैं। लेकिन टेसी के नीचे पहुंचने से पहले ही रस्सी खत्म हो जाती है और वो जमीन से करीब 7 फीट ऊपर थी। तभी उसे नीचे मैथियस दिखाई देता है, इसलिए वो रस्सी खोलकर नीचे छलांग लगा देती है। लेकिन नीचे गिरते ही उसके घुटने में कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं। जब वो कांच निकाल रही होती है तभी मैथियस उसे बताता है कि वो अपना पैर नहीं हिला पा रहा, शायद उसकी कमर टूट चुकी थी। टेसी ऊपर खड़े लोगों को चिल्लाकर बताती है कि मैथियस की कमर टूट गई है। ये सुनकर बाकी लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे दोनों को ऊपर खींचा जा सके। इसलिए एमी नीचे जाकर आदिवासियों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ अपने हथियार उस पर ताने खड़े रहते हैं। जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच एमी पौधों पर गिर जाती है। ये देखते ही आदिवासी फिर से गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। एमी भी गुस्से में आ जाती है और कुछ बेलें उनकी तरफ फेंकने लगती हैं। ज्यादातर लोग उससे बच जाते हैं, लेकिन एक बेल वहां खड़े एक बच्चे को छू लेती है। इसके बाद आदिवासियों के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में वो उसी बच्चे को गोली मार देते हैं। बच्चे की माँ फूट फूट कर रोने लगती है और एमी ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। इसके बाद जेफ उसे वापस ऊपर ले जाता है। अब उन लोगों को समझ आ जाता है कि आदिवासी इन पौधों से डरते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने दिमित्री और उस बच्चे को मार दिया था और शायद यही कारण था कि वो इन्हें यहाँ से जाने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि अब तक ये सभी उन बेलों को छू चुके थे। उधर नीचे गड्ढे में टेसी को फिर से फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। जब वो उसे खोजने जाती है तो उसे एहसास होता है कि वो आवाज उन्हीं पौधों से आ रही है जो बार बार हिल रहे थे। ये देखकर वो डर जाती है और उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करती। जब ऊपर चारपाई तैयार हो जाती है तो लड़के एमी को नीचे उतारते हैं, लेकिन रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि चारपाई जमीन तक पहुंच सके। इसलिए दोनों लड़कियां मिलकर मैथियस को उठाती हैं और उसे स्ट्रेचर पर रखने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही उसका शरीर थोड़ा टेढ़ा होता है, मैथियस दर्द में जोर जोर से चीखने लगता है। फिर भी किसी तरह वो उसे स्ट्रेचर पर बांध देते हैं। इसके बाद लड़के उसे ऊपर खींच लेते हैं। जेफ एक मेडिकल स्टूडेंट था और वो समझ चुका था कि मैथियस इस हालत में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए वो सभी मैथियस के भाई के बैग में दवाइयां ढूंढने लगते हैं। तभी एमी को मैथियस के भाई की जीप की चाबी मिल जाती है। वहीं जेफ को दिमित्री का प्लेन टिकट भी मिलता है, जो अगली सुबह का था। उसे पूरा यकीन था कि जब दिमित्री सुबह तक वापस नहीं पहुंचेगा तो उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। अब उन्हें बस सुबह होने का इंतजार करना था। इसके बाद एरिक एक लैंप चार्ज करता है और जेफ मैथियस को कंबल उड़ा देता है। रात होते ही बाकी लोग टेंट में सो जाते हैं और एरिक बाहर पहरा देने लगता है, जहां आदिवासी अब भी उन पर नजर रखे हुए थे। बाद में जब एरिक सोने जाता है तो जेफ पहरा देता है और टेसी उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसकी हैंड मसाज करने लगती है। लेकिन अगली सुबह जब टेसी की आंख खुलती है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि उसके पैर के आसपास एक बेल लिपटी हुई थी जो उसकी बॉडी के अंदर तक घुस चुकी थी। एरिक उन बेलों को खींचकर बाहर निकालता है, लेकिन टेसी को अपने पेट और सीने के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा था, जिससे वो और ज्यादा डरने लगती है। तभी बाहर मैथियस ने भी एमी से कहा कि उसे अपने पैरों में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे ही एमी ने मैथियस के पैरों से कंबल हटाया, वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो पौधे मैथियस के दोनों पैरों के अंदर बुरी तरह घुस चुके थे। दर्द की वजह से मैथियस बुरी तरह कराहने लगा। अब तक ये सभी लोग समझ चुके थे कि ये पौधे इंसानों का शिकार करते हैं। शायद इसी वजह से वो आदिवासी उन्हें बाहर जाने नहीं दे रहे थे, ताकि ये पौधा पूरी दुनिया में ना फैल जाए। तभी उसी वक्त गड्ढे के नीचे से फिर से फोन बजने की आवाज आने लगी। इसके बाद एमी और टेसी मशाल लेकर नीचे उतर गईं। फोन की आवाज एक गुफा के अंदर से आ रही थी, इसलिए उन्हें मजबूरन बेलों पर पैर रखकर आगे बढ़ना पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें मैथियस के भाई की गर्लफ्रेंड की लाश उन पौधों में उलझी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर दोनों बुरी तरह डर गईं। उसके हाथ में एक फोन था, इसलिए टेसी ने तुरंत उसे उठा लिया, लेकिन वो फोन पहले से टूटा हुआ था। तभी अचानक फिर से वही रिंगटोन बजने लगती है। एमी ध्यान से देखती है तो समझ जाती है कि ये आवाज उन बेलों के फूलों से आ रही है। जब एमी उन्हें छूने की कोशिश करती है तो बेलें तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती हैं। हालांकि काफी कोशिश के बाद वो किसी तरह अपना हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन अगले ही पल पूरी गुफा की दीवारों पर फैली बेलें हिलने लगती हैं और उनकी मशाल छीन लेती हैं। इसलिए दोनों लड़कियां डरकर तेजी से बाहर भागने लगती हैं। एमी तो किसी तरह बाहर निकल आती है, लेकिन बेलें टेसी का पैर पकड़कर नीचे गिरा देती हैं। बेल उसे अंदर खींचने लगती है, लेकिन एमी वापस आती है और अपनी दोस्त को खींचकर बचा लेती है। इसके बाद दोनों रस्सी तक पहुंचती हैं और ऊपर खड़े लोगों को जल्दी से आवाज लगाती है
तभी लड़के रस्सी खींचना शुरू कर देते हैं। रस्सी के साथ साथ बेलें भी ऊपर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों लड़कियां ऊपर पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। दोनों बुरी तरह डरी हुई थीं। उन्होंने सबको बताया कि नीचे फूल फोन जैसी रिंगटोन की आवाज निकाल रहे थे, लेकिन बाकी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि फूल भी आवाज निकाल सकते हैं। इसके बाद एरिक कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलकर मदद मांगनी होगी, लेकिन जेफ उसे याद दिलाता है कि नीचे अब भी वो आदिवासी खड़े हैं जो हमारे नीचे जाते ही गोली मार देंगे। जेफ कहता है कि हम अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा, तब तक हमें बस यहाँ जिंदा रहना है। इसके बाद वो लोग अपना बचा हुआ खाना और पानी निकालते हैं। सभी सिर्फ ब्रेड का एक एक टुकड़ा खाते हैं। जेफ थोड़ा पानी मैथियस को भी देता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो सबको बताता है कि मैथियस के पैरों पर अब बिल्कुल भी मांस नहीं बचा है और अगर उसे बचाना है तो उसके पैर काटने होंगे ताकि इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में न फैल जाए। ये सुनते ही सबके बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी मैथियस खुद कहता है कि उसके पैर काट दिए जाएं। इसके बाद जेफ उसे शराब पिलाता है और उसके मुंह में एक बेल्ट डाल देता है। फिर वो लड़कियों को टेंट में भेज देता है। एरिक मैथियस के पैर पकड़कर दबाता है और जेफ एक पत्थर गर्म करके उसकी टांग तोड़ देता है। मैथियस दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है, इसलिए एरिक को उसकी छाती दबानी पड़ती है। इसके बाद जेफ जल्दी से उसकी हड्डी काटकर अलग कर देता है और गर्म आयरन पैन से घाव को जलाकर बंद कर देता है। मैथियस की दर्द भरी चीखें सुनकर लड़कियां भी टेंट से बाहर निकल आती हैं और जेफ पर चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैथियस को ज्यादा दर्द नहीं होगा। तभी उनकी नजर उन बेलों पर पड़ती है जो मैथियस के कटे हुए पैर को खींच कर ले जा रही थीं। अब उन सभी का शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था कि ये कोई साधारण पौधे नहीं हैं। उस रात जेफ दोबारा सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लेकिन आदिवासी अब भी पूरे खंडहर के चारों तरफ घूम रहे थे। उधर टेंट के अंदर टेसी लगातार रो रही थी, इसलिए एमी बाहर आकर एरिक से बातें करने लगती है। कुछ ही देर बाद एमी भी एरिक के कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है। एरिक उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी एमी की सिसकियां सुनकर टेसी बाहर आ जाती है और उसे गलत फहमी हो जाती है कि ये दोनों उसे धोखा दे रहे हैं। इसी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। सभी लोग उसी झगड़े में उलझे हुए थे और किसी का भी ध्यान नहीं गया कि एक बेल धीरे धीरे मैथियस के मुंह के अंदर घुस गई और उसे मार डाला। जब जेफ ने ये देखा तो वो बेल को खींचकर हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये देखकर टेसी घबरा गई और उसने कहा कि ये बेल उसके अंदर भी है, लेकिन बाकी लोगों ने उससे चाकू छीन लिया ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए। एरिक उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन टेसी गुस्से में चीखते हुए कहती है, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। तभी उन लोगों को एहसास होता है कि बेल के फूल टेसी की आवाज को कॉपी कर रहे हैं। वो उसकी बोली हुई हर लाइन को उसी की आवाज में दोहरा रहे थे। अगली सुबह जेफ और एमी देखते हैं कि आदिवासी खंडहर के चारों तरफ जमीन पर नमक डाल रहे हैं ताकि वो बेल उसी इलाके तक सीमित रहे। तब जेफ बताता है कि ये पौधा सदियों पुराना है, शायद इसी वजह से इसके आसपास कोई पक्षी या जानवर भी नहीं आता। तभी उसी वक्त एरिक टेंट से बाहर आकर कहता है कि बेल टेसी के शरीर में काफी अंदर तक फैल चुकी है। जब उसने उसके कपड़े हटाए तो साफ दिखाई दिया कि वो बेल उसकी कमर और जांघों के बीच हिल रही थी। इसके बाद जेफ उसके पैर पर थोड़ी अल्कोहल डालता है, फिर छुरी से कट लगाकर हाथ अंदर डालता है और बेल को खींचने लगता है। टेसी दर्द के मारे चिल्ला रही थी। इसके बाद जेफ उसकी पीठ पर भी कट लगाता है और किसी तरह उस बेल को भी बाहर निकाल देता है। जख्म बंद करने के बाद सभी लोग अपना आखिरी बचा हुआ खाना खाते हैं, लेकिन टेसी अब भी कह रही थी कि उसके अंदर और भी बेल है। हालांकि बाकी लोग उसे समझाते हैं कि अब उसके अंदर कोई बेल नहीं है और उसके हाथ से चाकू छीन लेते हैं। लेकिन जैसे ही टेसी पानी पीती है तो सबकी नजर उसके माथे पर पड़ती है, जहां उसके माथे पर बेल हिलते हुए साफ दिखाई दे रही थी। सबके चेहरे देखकर टेसी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब उन्हें वहां फंसे हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। उसी रात जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तभी टेसी को फिर से एक आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से टेंट से बाहर निकलती है और बैग से छुरी निकालती है। तभी वो दोबारा उन फूलों को अपनी आवाज दोहराते हुए सुनती है। कुछ देर बाद जब बाकी लोग बाहर आते हैं तो टेसी को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को कई जगह से काट लिया था और उसके शरीर से हर तरफ खून बह रहा था। वो किसी भी हालत में अपने अंदर की उस बेल को बाहर निकालना चाहती थी। जब जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथ पर चाकू से गहरा वार कर देती है। इसके बाद जैसे ही एरिक उसे पकड़ने आगे बढ़ता है, टेसी घबराहट में गलती से उसके सीने में छुरा घोंप देती है।
एरिक तुरंत जमीन पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ये देखकर टेसी पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अगले ही पल वो बेल एरिक की लाश को पैरों से पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगती है। अब टेसी इस दर्द और डर को और ज्यादा सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बाकी लोगों से दया की भीख मांगने लगती है। तभी जेफ आगे बढ़ता है और टेसी को मार देता है ताकि वो और ज्यादा ना तड़पे। नीचे खड़े आदिवासी उनकी चीखें साफ सुन रहे थे। इसके बाद जेफ एमी के कपड़ों पर खून लगा देता है और उसके हाथ में जीप की चाबी पकड़ाते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। फिर वो एमी को उठाकर नीचे ले जाता है और जमीन पर गिराकर ऐसा दिखाता है जैसे वो मर चुकी हो। जाने से पहले जेफ एमी को चूम कर अलविदा कहता है। इसके बाद वो थोड़ा दूर जाकर आदिवासियों से बात करने लगता है ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। जब उसे लगता है कि वो लोग काफी दूर आ चुके हैं, तभी वो अचानक आगे बढ़ता है और जोर से एमी का नाम पुकारता है। अपना नाम सुनते ही एमी तुरंत वहां से भागने लगती है, लेकिन उसी वक्त आदिवासी तीर चलाकर जेफ को मार डालते हैं। तभी वो बेल जेफ के पैरों को पकड़कर उसे खींचने लगती है। ये देखकर आदिवासियों का लीडर उसके सिर में गोली मार देता है ताकि उसे आसान मौत मिल सके। दूसरी तरफ एमी पूरी ताकत से जंगल पार करके भागने की कोशिश कर रही थी। वो कई बार गिरती है, लेकिन फिर भी रुकती नहीं। आदिवासी लगातार उसके पीछे तीर और गोलियां चला रहे थे, लेकिन आखिरकार वो उनसे बचते बचाते जीप तक पहुंच जाती है। खुशकिस्मती से चाबी काम कर जाती है और वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके जंगल से बाहर निकल जाती है। लेकिन कहानी के आखिर में पता चलता है कि उसके चेहरे के अंदर भी एक बेल हिल रही थी, यानी कि शायद अब वो भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।